अच्छा भाई, चले अब देखते हैं ये वाला सवाल आप कह रहे हो ना, यही है ना, पक्की बात है? जी यही है जी। सही है। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा क्रॉप करना चाह रहा था। चलो, सबसे पहले स्टार्ट हुआ, स्टार्ट के बाद वो कह रहे हैं टोटल को, काउंट को और डिस्टिंक्शन को ज़ीरो कर दो। ठीक है, ये वाला सवाल है नहीं इसका, इसमें तो टोटल और काउंट है ही नहीं। ये हाँ ये है। FIB वाला, ये अच्छा, प्रीव्यू एफ आई टू बी ये यानी वाला। ट्रेस टेबल, मैंने फ्लो चार्ट मैंने गलत खोला हुआ है। जी फ्लो चार्ट गलत। ठीक है, इसको बीच में उड़ा के पहले उसका वो, फ्लो चार्ट से था या सूडो कोड से था? सूडो कोड से होगा मेरे ख्याल में। ये सूडो कोड से था। हाँ ये वाला। ठीक है, हाँ तो ये। पहले ये वाला कर लेते हैं। अच्छा, इसमें वो कह रहा है कि एफ आई बी को कर दो वन, तो मैं एफ आई बी को कर देता हूँ वन। ठीक है, प्रीवियस टू को कर दे, वो कह रहा है जीरो, इसको कर दिया जीरो। और प्री घर में ही होगा फिर, प्रीवियस वन को कर दो वन। ठीक है, अच्छा जी। 1 मिनट दोनों रुकिएगा। उसके बाद जो है वो कह रहा है इनपुट नंबर। अब नंबर हम अगली रो में जो है इनपुट करेंगे, नंबर में लिख दिया 7। ठीक है, इफ नंबर इज इक्वल टू जीरो, क्या नंबर जीरो है, क्या 7 जीरो के इक्वल है? नो। अब नो हो गया, तो इसका मतलब ये है कि हम ये वाला काम करेंगे ही नहीं, हम डायरेक्टली यहाँ पे एंड इफ हो गया। अच्छा, अब ये वाली चीज चेक होगी, वाइल नंबर इज ग्रेटर देन टू, क्या नंबर ग्रेटर देन टू है? यस। अब ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई। वाइल लूप का रूल ये है कि जब जब कंडीशन ट्रू होती रहती है तो वाइल लूप के अंदर जो भी लाइन है वो रिपीट होती रहती है, वो एग्जीक्यूट होती रहती है। अब पहली लाइन पे आ गए, एफ आई बी जो है उसमें क्या करके सेव कर दो, प्रीवियस टू की जो वैल्यू है और प्रीवियस वन की, उसको ऐड करके एफ आई बी के अंदर सेव कर दो। प्रीवियस वन है वन और प्रीवियस टू है जीरो, वन प्लस जीरो हो हाँ गया वन, और ये कर दो सेव एफ आई बी में, ये हमने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, फिर हम पहुंचे यहाँ पे, प्रीवियस वन की जो भी वैल्यू है उठा के रख दो प्रीवियस टू में, वन को रख दिया हमने प्रीवियस टू में। उसके बाद पहुंचे यहाँ पे, एफ आई बी की जो वैल्यू है उठा के रख दो प्रीवियस वन में, एफ आई बी की वैल्यू है वन, ये उठा के रखी प्रीवियस वन में। ठीक है, और नंबर के अंदर कह रहे हैं नंबर माइनस वन कर दो, नंबर की लास्ट वैल्यू है सेवन, सेवन माइनस वन हुआ सिक्स, ये हमने नंबर में स्टोर कर दिया एंड वाइल। अब कह रहे हैं कि आउटपुट जो है वो एफ आई बी कर दो, एफ आई बी के अंदर लास्ट वैल्यू क्या है? वन, तो ये हम आउटपुट कर देंगे बस। ये था हमारा काम ये टोटल। बस इधर तक होगा सर। हाँ इधर क्योंकि तक बस एक, मैंने भी किया है, लेकिन मैंने सोचा आगे भी होगा। नहीं नहीं, क्योंकि देखो इनपुट वैल्यू ही हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक दी हुई है ना, अगर जी। इनपुट वैल्यू और होती तो फिर ये चलता। एक ही टेस्ट डेटा के अंदर इनपुट वैल्यू एक ही दी हुई है इन्होंने। फिर हो गया सर, ये फिर मैंने किया है। हाँ बस सही है, चलिए अच्छी बात है। अच्छा, अब आगे आज ये करते हैं कि हम एरेज कर लें टॉपिक, क्योंकि सूडो कोड में अगर आपको जो है वो क्लियर है, क्या कहते हैं, अब आपको सूडो कोड में देखो ईमानदारी से आप बता दो, कोई मतलब फ्रैंकनेस के साथ फ्रैंकली बता दो, कोई शर्म की बात नहीं है। देखो डिक्लेरेशन आपको आता है, इनिशियलाइजेशन आता है, ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट का इस्तेमाल क्लियर है बिल्कुल आपको, कि जी। इफ देन एल्स और एंड इफ और केस ऑफ अदरवाइज, अदर एंड केस कैसे और कहाँ यूज करते हैं। ठीक है, और ये जी। सब क्लियर है। अच्छा, जी। इफ के जी। अंदर जो है वो मल्टीपल इफ स्टेटमेंट लगाना भी आती है, कि अगर कोई सवाल ऐसा है जिसमें तीन या तीन से ज्यादा कंडीशंस हैं, और आप केस ऑफ अदरवाइज से भी कर सकते हो, लेकिन आप चाहो कि मैं उससे करूंगा इफ से, तो मल्टीपल इफ लगा के हम करते हैं, वो भी आता है आपको। जी। ठीक है, फिर तीनों लूप भी आपको क्लियर है कि तीनों लूप में कौन सा लूप कब कहाँ यूज करना आइडियल है, कि भाई फॉर टू नेक्स्ट लूप जो है वो फिक्स या नोन नंबर ऑफ रेपिटेशंस के लिए, जब पता हो कि कोई काम कितनी दफा रिपीट होना है तो फॉर लूप लगा दो। बाकी दो जो लूप है हमारे वो कंडीशनल लूप है। ठीक है, उनमें कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है लूप का रिपीट होते रहना या लूप का स्टॉप कर जाना। तो ये तीनों लूप क्लियर है आपको? जी सर। अच्छा, फिर उसके बाद हम आज कर लेते हैं वन डी एरे का टॉपिक, एरेस के अंदर वन डी एरे का टॉपिक आज हम कर लेते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम वन डी एरे टू डी एरे जब आगे जाके कर लेंगे, तो उसके बाद फिर ये होगा कि जो जो टॉपिक्स हमने कर लिए, जैसे ट्रेस टेबल अभी कल किया तो ट्रेस टेबल में आप बेसिक वाले तो ट्रेस टेबल कर लोगे, लेकिन ट्रेस टेबल में एरे का टॉपिक इन्वॉल्व होके भी आता है। इसी तरह हर टॉपिक में एरे की इन्वॉल्वमेंट आगे जाके आ जाती है, चाहे सूडो कोड बनाने वाले, प्रोग्राम के सूडो कोड बनाने वाले सवाल हो, उसमें भी एरे को इन्वॉल्व करते हुए सवाल आते हैं, चाहे वो 5-6 नंबर वाला हो या चाहे 15 नंबर वाला हो।
इसी तरह ट्रेस टेबल है, एरर फाइंडिंग है, हर जगह पे फिर सूडो कोड के अंदर जो है वो एरे की इन्वॉल्वमेंट आ जाती है। सही है, तो इसलिए आज हम पहले कर लेते हैं एरेज का टॉपिक स्टार्ट, और कम से कम ये कि 1D एरे तो कर ही लेते हैं। अच्छा, एरेज की बात अगर हम करें, और एरेज में स्पेसिफिकली आज हम बात करेंगे 1D एरे की, या पहले जनरली एरे की बात कर लेते हैं कि एरे कहते किसको हैं। एरे कहते हैं जनाब आपका जो है कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ डेटा, इसको हम कहते हैं एरे। यानी एक ऐसी कलेक्शन डेटा की जो डेटा एक ही टाइप का हो, उसको हम एरेज कह रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा अब जरा 1D एरे की बात कर लेते हैं कि 1D एरे जो है वो क्या चीज़ है। ये तो हमें पता चल गया कि जनरली एरे जो है वो एक ही तरह के डेटा की कलेक्शन को कहा जाता है। अच्छा, 1D एरे को आपने सोचना कैसे है, विजुअलाइज कैसे करना है। 1D एरे समझ लें एक लिस्ट की तरह होती है, इसको एक लिस्ट की तरह आपने समझना है। ठीक है, वो एक इस शक्ल में भी हो सकती है कि एक इस वाली एग्जांपल में जो आपके सामने मैंने बनाई, इसमें जो है वो रो तो एक है, रो कहते हैं हॉरिजॉन्टल वाले को, बट इसमें कॉलम्स जो है वो डिफरेंट है। इसमें 4 कॉलम और एक रो वाली जो है, ये वर्टिकल वाले जो है वो कॉलम है, और हॉरिजॉन्टल वाले रोज हैं। तो 1D एरे आप इस शक्ल में भी एज्यूम कर सकते हो और दूसरी पॉसिबिलिटी आप 1D एरे को इस शक्ल में भी एज्यूम कर सकते हो। ठीक है, यानी पहली वाली जो शक्ल है उसमें एक रो और बहुत सारे कॉलम है, और इस वाली शक्ल के अंदर एक कॉलम और बहुत सारी यहाँ पे हमें रोज नजर आ रही हैं। ठीक है, तो ये सारी जो है ये रोज है हमारे पास। अच्छा, दोनों सूरतों में हमने कहा ये रो 1 कह दें, ये रो 2 कह दें, इस तरह से बहुत सारी रोज है। अच्छा, दोनों सूरतों में ये याद रखना है आपने कि एक लिस्ट ही है। यानी अब आप चाहे किसी भी चीज़ की लिस्ट का आपको माइंड में इमेजिन करें, चाहे वो क्लास में मौजूद बच्चों के नामों की लिस्ट हो, ठीक है, किसी फैमिली के पास बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, उनकी गाड़ियों की लिस्ट हो, किसी के पास बहुत सारे गैजेट्स हैं, उस गैजेट्स की लिस्ट हो, तो कोई भी लिस्ट की एग्जांपल हो, तो 1D एरे को आप इनमें से किसी तरह भी एज्यूम कर सकते हैं। यानी फॉर एग्जांपल अगर नेम है कि तो अली, अहमद, नेम इस तरह से भी आप सोच सकते हो, उमर, ठीक है, ताहा, इस तरह से डिफरेंट नेम आप इस तरह नामों की लिस्ट भी सोच सकते हो, और आप इस तरह भी सोच सकते हो अली, अहमद है तो ये लिस्ट ही चाहे उस तरह लिखी जाए या चाहे इस तरह से लिखी जाए। ठीक है, तो ये लिस्ट है। अच्छा, अब एरे को लेकर जो है वो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें समझने की, वो क्या है कि इसके अंदर एक चीज आ जाती है हमारा इंडेक्स नंबर। इंडेक्स किसे कह रहे होते हैं हम, देखिए हर एलिमेंट एरे का, 1D एरे की दो पॉसिबल फॉर्म्स या शक्लें विजुअलाइज करने के लिए, इमेजिन करने के लिए आपके सामने मैंने ड्रॉ की। इसमें से दोनों के लिए एक चीज हमें जो कॉमन देखनी है वो ये कि ये तो एक एलिमेंट है इस एरे का, अली, अहमद, उमर, ताहा, इधर भी ये एलिमेंट है इसके, अली, अहमद, उमर, ताहा, उस्मान। ठीक है, अब हर एक एलिमेंट की एक लोकेशन है। फॉर एग्जाम्पल अली जिस लोकेशन पे है वो एक अलग जगह है, ये एक अलग लोकेशन है, ये एक अलग लोकेशन है, ये एक अलग लोकेशन है। जैसे किसी कॉलोनी के अंदर, किसी टाउन के अंदर, किसी फ्लैट्स या अपार्टमेंट्स के अंदर, फ्लैट या अपार्टमेंट या कॉलोनी या उस टाउन के का कोई एक नाम होता है, लेकिन उस एक कॉलोनी या टाउन के अंदर या अपार्टमेंट की सोसाइटी के अंदर बहुत सारे अलग अलग लोग या फैमिलीज रहते हैं, और उनका हर एक का अपना अपना एड्रेस होता है, हाउस नंबर होता है या फ्लैट नंबर होता है। इसी तरह से यहाँ पर भी हर एक जो है आपका जो एलिमेंट है, जो मेंबर है एरे का, उसका एक इंडेक्स नंबर होगा। इंडेक्स नंबर से क्या मुराद है, इंडेक्स नंबर से मुराद है लोकेशन, लोकेशन कह लें या एड्रेस कह लें, ऑफ एनी पर्टिकुलर एलिमेंट इन एन एरे। यानी यूँ समझ लें, अच्छा इसको लिखते कैसे हैं, इसको यूँ लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में। अच्छा, इंडेक्स नंबर 0 से भी शुरू कर सकते हैं आप, 1 से भी शुरू कर सकते हैं। तो ये जो है ये इसके इंडेक्स नंबर्स हो गए। आप चाहे तो 1 से शुरू कर लें, वो भी ठीक है, 1 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा। इस तरह से जो है ये इंडेक्स नंबर चल रहे होते हैं, लिखते हमेशा इनको स्क्वायर ब्रैकेट ही में है। इसी तरह से, इस तरह से अगर आप सोच रहे हैं तो इधर भी आप चाहे 1 से शुरू कर लें, चाहे आप 0 से शुरू कर लें। अगर आप 0 से शुरू करेंगे तो 0 जो है वो पहले एलिमेंट का एड्रेस होगा, इंडेक्स नंबर होगा। ठीक है, अच्छा ये कुछ बातें हमने ओवरऑल कॉन्सेप्ट के लिहाज से एरेस की और 1D एरे की कर ली। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। हाँ सर।
अच्छा, अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि 1D एरे के लिए अब हमने वो सारी चीज़ें, वो सारी कमांड्स लिखने का तरीका सीखना है, जो हम कर रहे होते थे नॉर्मल सिनेरियो में। उसके जब आप सूडो कोड लिखते थे, तो आपने पहले सारी कमांड्स को वैसे लिखना सीखा कि किस तरह से हम जो है डिक्लेरेशन करते हैं नॉर्मल सिनेरियो में, ठीक है? और फिर आपने सीखा कि डिक्लेरेशन अगर हो जाए तो उसके बाद इनिशियलाइज़ेशन किस तरह होती है, वो सब आपने नॉर्मल सीखा। नॉर्मल से मुराद ये एरे को इन्वॉल्व किए बिना आपने उस सिनेरियो में पहले सीखा, ठीक है? अब हम ये वो सारे काम, वो सारी कमांड्स को लिखने और यूज़ करने का तरीका सीखेंगे फॉर 1D एरे। अच्छा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जनाब कि डिक्लेरेशन हम कैसे कर रहे होते हैं। डिक्लेरेशन ऑफ 1D एरे। 1D एरे की डिक्लेरेशन कैसे करनी है हमने? डिक्लेरेशन करने के लिए अब आप देखो कॉमन क्या-क्या है उस वाले मेथड ऑफ डिक्लेरेशन में और इस वाले में। डिक्लेयर का कीवर्ड पहले भी आता था, डिक्लेयर का कीवर्ड अभी भी आएगा। अच्छा, उसके बाद मैं लिख रहा हूँ एरे का नाम। एरे का नाम हम पहले भी उधर हम वेरिएबल का नाम लिखते थे, इधर मैं एरे को डिक्लेयर कर रहा हूँ तो मैं एरे का नाम लिखूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे एरे का नाम है लिस्ट, ठीक है? मैंने नाम रखा लिस्ट, ठीक है? उसके बाद मैं लगाऊँगा कोलन। कोलन लगाने के बाद मैंने लिखा कैपिटल में एरे का कीवर्ड ARRAY, और उसके बाद मुझे लिखने हैं अब इंडेक्स नंबर। लेट्स से मैंने लिखा 1:5। इसका मतलब ये है, चलिए मतलब मैं बाद में बताता हूँ, पहले मैं पूरा लिख लूँ। और उसके बाद मैंने लिखा एज स्ट्रिंग, ठीक है? तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने एक एरे डिक्लेयर की। अब आप ज़रा देखें सेम क्या-क्या है, डिक्लेयर का कीवर्ड पहले भी आता था, चाहे आप किसी भी वेरिएबल या कांस्टेंट की डिक्लेरेशन करते थे, ठीक है? उसके बाद उस वेरिएबल या कांस्टेंट का नाम पहले भी आता था, अभी भी आया। सिर्फ़ जो नई चीज़ है वो है आपकी ये वाली चीज़ नई आ गई, ठीक है? उसके अलावा ये कि आपका जो है वो एस लगाते थे आप, या कोलन भी लगा सकते हैं, और उसके बाद डेटा टाइप ये सब पहले आता था। सिर्फ नई चीज़ जो है वो इतनी सी चीज़ आ गई। इसमें क्या है, एरे का कीवर्ड लिखा और ये हमने इसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो है इंडेक्स नंबर बताए। इसको कहते हैं, जो पहली इंडेक्स वैल्यू हमने बताई, दिस इज़ नोन एज़ अपर लोअर बाउंड। इसको कहते हैं लोअर बाउंड, यानी कि ये बताया हमने कि इस एरे के अंदर जो टोटल एलिमेंट्स हैं उसमें सबसे छोटा या सबसे पहला जो है वो इंडेक्स नंबर कहाँ से शुरू हो रहा है, और जो आखिरी बताया उसको कहते हैं अपर बाउंड, ठीक है? ये हमने बता दिया कि इस एरे के अंदर लोअर बाउंड 1 है, यानी 1 से शुरू करके, और अपर बाउंड है 5, ये 5 तक जा रहा होता है। अपर बाउंड यानी आखिरी एलिमेंट है 5। अगर अच्छा मैं लिखूँगा 0 से शुरू करूँगा तो 0:4 लिख रहा हूँगा मैं। क्यों? क्योंकि उस सूरत में 0 पहला एलिमेंट होगा, और 4 जो है वो 5वाँ एलिमेंट होगा, क्योंकि 0 से लेके 4 तक मेरी 5 एलिमेंट्स की जो है वो गिनती जो है वो पूरी हो रही होगी, ठीक है? अच्छा, अब उसके बाद आ जाते हैं इनिशियलाइज़ेशन के ऊपर, ठीक है? डिक्लेरेशन में कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं कि इनिशियलाइज़ेशन कैसे कर रहे होते हैं हम फॉर 1D एरे। अच्छा, इनिशियलाइज़ेशन नॉर्मली हम किया करते थे इस अंदाज़ में कि हम लिखते थे फॉर एग्ज़ाम्पल नम एक वेरिएबल है, नम को हमने 0 से इनिशियलाइज़ कर दिया। काउंट एक वेरिएबल है, उसको हमने 0 से इनिशियलाइज़ कर दिया। इस तरीके से हम पहले इनिशियलाइज़ेशन कर रहे होते थे। लेकिन अब मेरी इनिशियलाइज़ेशन इस तरह से होगी, जैसे मेरा एक वो है, फॉर एग्ज़ाम्पल नंबर्स के नाम से मेरी एक एरे है। अगर मैं नंबर्स के साथ मैं एज़ इट इज़ खाली यूँ करके 0 लिख दूँगा, तो एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि नंबर्स एक एरे है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ऊपर उसको ऑलरेडी डिक्लेयर किया हुआ है यूँ करके कि डिक्लेयर, ठीक है? डिक्लेयर, और इसका नाम मैंने रखा था नंबर्स, और इसके बाद मैंने कोलन डाला, मैंने लिखा एरे, ठीक है? उसके बाद मैंने विदिन स्क्वायर ब्रैकेट लिखा 1:10, और उसके बाद मैंने लिखा एज़ इंटीजर। अब अगर मैं नंबर्स खाली लिख के जो है वो लिख दूँगा 0, तो अब ये सही तरीका नहीं है। इससे पता ये नहीं चलेगा कि ये 0 जाके उस एरे के अंदर तो 10 एलिमेंट्स हैं, 1 से लेके 10 इंडेक्स नंबर हैं उनके। तो ये कहाँ पर जो है किस वाले एलिमेंट को ये वैल्यू इनिशियलाइज़ की जाए। अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक सिनेरियो ये है कि उन्होंने आपको खुद बता दिया कि आप अपने एरे के अंदर जो है वो, सॉरी नंबर्स नाम है, मार्क्स नाम नहीं है, नंबर्स आपने लिखा,
और उन्होंने बताई भी थी 5 या 10 वैल्यूज़ के ये वैल्यूज़ आप इनिशियलाइज़ कर दो। तो नंबर्स लिख के मैं विदिन स्क्वायर ब्रैकेट में लिखूँगा 1 और उसके बाद मैंने लेट्स से पहले लिख दिया 65। फिर मैंने लिखा नंबर्स, फिर मैंने दूसरे एलिमेंट का इंडेक्स नंबर लिखा, फिर मैंने लिख दिया लेट्स से 36। फिर मैंने लिखा नंबर्स और इंडेक्स नंबर मैंने लिखा 3, उसके बाद मैंने लिख दिया 71। तो पता ये चला कि अब ये जो मैंने नंबर्स लिखे 65, ये उस एरे के अंदर 10 एलिमेंट्स हैं, लेकिन उसमें जो पहला एलिमेंट है उसको जाकर जो है वो ये वैल्यू जो है, फॉर एग्जांपल उसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स की जगह है, उसमें से पहले वाले इंडेक्स नंबर पर ये वैल्यू जो है वो 65 जाके इनिशियलाइज हो जाएगी। फिर उसके बाद 36 लिखा, तो ये इंडेक्स नंबर 2 जो है सेकंड वाला, ये 36 इधर जाके हो जाएगी। इसी तरह 3 वाले पे जो है वो 71 वैल्यू इनिशियलाइज कर दी हमने। तो इस तरीके से हम इनिशियलाइज कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये या इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, आगे चले। जी अच्छा, इसके बाद हम देख लेते हैं कि हम जो है वो इनपुट कैसे ले रहे होते हैं, यानी इनपुट और आउटपुट कमांड की बात कर रहे होते हैं कि इनपुट और आउटपुट कमांड हमने अलग से सीख लिया कि कैसे ले रहे होते हैं फॉर नॉर्मल सिनेरियोज, लेकिन अब हमें एरेज के कॉन्टेक्स्ट में सीखना है। एरेज के कॉन्टेक्स्ट में हम देख लेते हैं कि हमें इनपुट कमांड हम कैसे लिख रहे होते हैं। अब फॉर एग्जांपल मुझे जो है यही वाला सिनेरियो है कि एक एरे है जिसका नाम है नंबर्स, और मुझे इसके अंदर यूजर से जो है वो अब इनिशियलाइज फॉर एग्जांपल नहीं हुआ हुआ और यूजर से 10 नंबर्स को पूछना है, यानी इनपुट लेना है और उस एरे के अंदर जो है वो स्टोर करना है। ठीक है, अब इसके लिए मैं इस्तेमाल करूंगा लूप, फॉर का लूप। अब इसके लिए मैं हेडिंग डाल देता हूं जनाब, टेकिंग इनपुट ऑफ वेरियस नंबर्स, या टेकिंग, इसको कह देते हैं टेकिंग मल्टीपल इनपुट इन 1D एरे, इन 1D एरे यूजिंग फॉर लूप। अब फॉर लूप की मदद से कैसे हमें जो है वो इनपुट लेना है। अच्छा, अगर हम कोई कहे कि भाई मुझे फॉर लूप की मदद से नहीं करना तो कैसे होगा। फॉर लूप की मदद से नहीं करना, विदाउट फॉर लूप कैसे होगा वो भी जरा देख लेते हैं। विदाउट फॉर लूप किस तरह से होगा। अगर कोई कहे कि मुझे लूप नहीं लगाना, जब भी हम बात कहते हैं कि हमें लूप नहीं लगाना, चाहे वो एरे का सिनेरियो हो या नॉन एरे का, इसका मतलब ये होता है कि कोई काम जितनी भी दफा करने को कहा है, 10 दफा, 20 दफा, 100 दफा, 1000 दफा, वो हम उतने नंबर ऑफ टाइम्स कमांड पर लिखने के लिए तैयार हैं। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये कि यहाँ पे भी अगर मैं कह रहा हूँ कि एरे के 10 एलिमेंट्स हैं और 10 यूजर से इनपुट लेने हैं नंबर्स या जो भी चीज, तो अगर मैं कहूँ कि मुझे लूप नहीं लगाना, इसका मतलब ये कि मुझे तैयार होना चाहिए कि मैं इनपुट की कमांड फिर 10 टाइम्स लिखूंगा ही लिखूंगा। ठीक है ना। तो विदाउट जी फॉर लूप तो इसका तरीका ये होगा कि मैंने लिखा इनपुट और एरे का नाम था जैसा कि नंबर्स, मैंने लिखा नंबर्स और उसके साथ मैंने उसका डाल दिया इंडेक्स नंबर 1 लेट से। ठीक है, इसी तरह मैंने लिखा इनपुट और फिर मैंने लिखा एरे का नाम जो कि था नंबर्स और उसके साथ मैंने लिख दिया इंडेक्स नंबर 2। इससे होगा क्या कि इनपुट जो यूज़र देगा, नंबर्स नाम है एरे का, अब जो भी वो पहली इनपुट देगा वो पहले इंडेक्स नंबर 1 पे जाके स्टोर हो जाएगी। फिर जो भी इनपुट देगा दूसरे नंबर पर, वो इंडेक्स नंबर 2 पे जो दूसरा एलिमेंट की जगह है वहां जाके स्टोर हो जाएगी। तो यूं 1 2 3 के लिए तो शायद लेना आसान हो, लेकिन अगर यही काम मुझे 100 या 50 या बहुत सारे एलिमेंट्स के लिए करना है तो फॉर लूप यूज करना ही इसमें समझदारी वाली चीज है। तो अब देख लेते हैं कि फॉर लूप की मदद से कैसे करेंगे। फॉर लूप जो है हमें इसमें, अब जरा नॉर्मल वाला सिनेरियो देखते हैं कि नॉर्मली हम कैसे फॉर लूप की मदद से जो है वो इनपुट लिया करते थे। नॉर्मल वाला सिनेरियो एक तरफ बना लेते हैं, एक तरफ दूसरा। नॉर्मल वाले सिनेरियो में जैसे हम लिखते थे कि फॉर एग्जांपल फॉर काउंट, ये इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपके सामने कंपैरिजन आ जाए कि नॉर्मल सिनेरियो में क्या चीज़ होती थी और एरे का जब इनपुट ले रहे हैं, मल्टीपल इनपुट्स ले रहे हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप, उसमें और अब वाले में, पहले वाले में क्या डिफरेंस है। जैसे पहले लिखते थे फॉर काउंट इज इक्वल्स टू 1 to 10 लिखा, ठीक है, उसके बाद इनपुट लिखा और उसके बाद जो है वो उसको मैसेज देना था तो मैसेज लिख दिया, साथ ही एंटर अ नंबर, एंटर अ नंबर, कॉमा लगाया और वेरिएबल का नाम लिख दिया, लेट से नम था वेरिएबल का नाम, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट काउंट करके हमने लूप को जो है वो एंड कर दिया। अब ये वाली जो लाइन है,
ये 10 दफ़ा यही वाली चीज़ रिपीट होगी, यानी फॉर और नेक्स्ट के बीच में जो कुछ होता है वो 10 दफ़ा रिपीट होता है, ठीक है? अब यही काम अगर हमें करना है एक 1D ऐरे के लिए, तो अब क्या-क्या सेम रहेगा देखिएगा, फॉर पहले भी आया था, अभी भी आएगा, ठीक है? फॉर के बाद मैं काउंट लगाऊँ, इंडेक्स लगाऊँ, एक्स लिखूँ, वाई लिखूँ, वो कोई मसला नहीं है, उसमें भी यही होता था, इधर भी यही है, फॉर काउंट इज़ इक्वल्स टू 1 टू 10, इधर भी आ गया ये, ठीक है? अच्छा, उसके बाद मैंने लिखा, अब मुझे इनपुट लेनी है, इनपुट लेते वक़्त मैंने लिखा यहाँ पे इनपुट, ठीक है? एरे का नाम है फॉर एग्ज़ाम्पल नंबर्स, ठीक है? नंबर्स मैंने लिखा, एरे का नाम, एरे का नाम लिखा नंबर्स। बस जो नई चेंज आ रही है वो ये कि विदिन स्क्वायर ब्रैकेट जो मैंने इस जगह लिखा होगा नाम, मैं वो इधर कोट करूँगा, इधर लिखूँगा। इससे होगा क्या फ़ायदा वो भी बता देता हूँ, और उसके बाद मैंने लिख दिया नेक्स्ट काउंट लिख के मैंने लूप को एंड कर दिया। अच्छा, अब मैं आपको इसका ज़रा जो है वो ड्राई रन करके दिखा देता हूँ कि ये ड्राई रन कैसे होगा, ये चलेगा तो। अच्छा, एक बात याद रहे कि इस जगह के ऊपर आप नाम जो भी रखोगे, वो इस जगह के ऊपर भी हमेशा एरे के नाम के साथ आना है। चाहे आप इस जगह के ऊपर काउंट नाम रखो तो यहाँ पे काउंट लिखा, इस जगह के ऊपर आप इंडेक्स रखो, नाम एक्स रखो, वाई, ज़ी कुछ भी आप रख सकते हो, ठीक है? एज काउंट रखो और नंबर काउंट रखो, या मल्टीपल बाज़ दफ़ा जब फॉर लूप एक ही सवाल में रखते हैं, फिर हम उनके काउंट का नाम थोड़ा उनके काम से रिलेट करके रख रहे होते हैं। फिर सबको काउंट काउंट कह दें तो कन्फ्यूजन हो जाए कि 2 फॉर लूप लगे हुए हैं, दोनों में काउंट यूज़ हुआ है, फिर हम डिफरेंट करके रखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक किसी एक चीज़ की काउंटिंग के लिए तो उसका नाम उस चीज़ से रिलेटेड काउंट करके लिख देते हैं और दूसरा दूसरी चीज़ के हिसाब से। अच्छा, अब ज़रा ज़रा हम देखें पहले तो सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंस, फिर हम एरे वाले को चला के देख लेंगे कि हमने स्क्वायर ब्रैकेट में जो एरे के नाम के साथ काउंट लिखा उसकी क्या सिग्निफिकेंस है। अच्छा देखो, अब कॉमन चीज़ें क्या-क्या हैं, कॉमन चीज़ों में ये फॉर पहले भी था, अभी भी है। ये पूरी लाइन जो है सेम है, पहले भी जैसी थी वैसी की वैसी अभी है। नेक्स्ट काउंटर पहले भी आता था, अभी भी आया। ठीक है, इनपुट की कमांड पहले भी थी, इनपुट का कीवर्ड अभी भी है। अच्छा, वेरिएबल का नाम पहले भी था, अभी भी है। अच्छा, इनपुट में चलो यहाँ पर ना, ताकि ये एक जैसा लगे, मैं इनपुट का शॉर्ट मेथड लिख देता हूँ, जो कि जैसे अगर ये वाला है तो इसमें इनपुट नंबर्स ही चलो लिख देते हैं। अब आप देखो कि वेरिएबल का नाम पहले भी था और अभी भी है। बस फ़र्क सिर्फ़ ये है, फ़र्क सिर्फ़ और सिर्फ़ इस चीज़ का है कि ये जो हमने साथ वेरिएबल के ना एरे के नाम के साथ जो काउंट लगाया विदिन स्क्वायर ब्रैकेट, इसका फ़र्क है। तो इस फ़र्क को ज़रा इम्प्लीमेंट करवा के देखते हैं और छोटा-सा एक ट्रेस टेबल बना लेते हैं। ट्रेस टेबल बेसिकली होता है ड्राई रन करने के लिए, कि चला के देखें कि भाई हो क्या-क्या रहा है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक है हमारे पास काउंट नाम का वेरिएबल, ठीक है? और एक है हमारी ये एरे नंबर्स, ठीक है? अच्छा, अब इसके अंदर जो है, अच्छा अब इसके अंदर जो है नंबर्स नाम की एरे जो है उसके अंदर जो है वो बल्कि इसको भी मैं नहीं लिखता। सबसे पहले काउंट जो है जब हमने शुरू किया, फॉर काउंट इज इक्वल्स टू 1 टू 10, काउंट के अंदर वैल्यू आ गई, अभी काउंट कौन सी वैल्यू होल्ड किए बैठा है, 1। अच्छा, फिर जब इनपुट नंबर्स है, अब लिखा हुआ है इनपुट नंबर्स, और साथ अब ब्रैकेट में काउंट की जगह काउंट की वैल्यू अब आ जाएगी 1। अब वो जो भी नंबर के लिए इनपुट देगा, लेट से उसने दिया 75, अब ये इस पहले इंडेक्स नंबर पर जाकर, ये पहला इंडेक्स नंबर है 1, यहाँ पर जाकर ये 75 स्टोर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट काउंट से काउंट बन गया 2, ठीक है? अब जब दोबारा इनपुट नंबर्स वाली लाइन चली, तो अब इनपुट नंबर्स वाली लाइन जब चली तो अब इस ब्रैकेट में जो है वो काउंट की जो करंट वैल्यू है विच इज़ 2, वो यहाँ पर आ जाएगी। अब उसने लेट से दूसरा इनपुट दिया 83, तो अब ये इस एरे के अंदर जो सेकंड इंडेक्स नंबर है 83, वहाँ जाके स्टोर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट काउंट हुआ तो ये काउंट की वैल्यू बन गई 3। फिर इनपुट नंबर्स वाली कमांड जब चली, इनपुट नंबर्स, तो अब जो है काउंट की वैल्यू करंट वैल्यू क्योंकि 3 है तो नंबर्स के साथ स्क्वायर ब्रैकेट में वो 3 उठाएगा। अब वो जो भी इनपुट देगा नंबर, लेट से उसने दिया 15, तो ये इंडेक्स नंबर 3 पे जाके ये 15 वैल्यू स्टोर हो जाएगी। बात समझ आ रही है आपको? तो इसलिए हमेशा आपने यहाँ पर एरे के सिनेरियो में जब आप फॉर लूप लगाओ, आप इफ देन एल्स लगाओ, आप केस ऑफ अदरवाइज लगाओ, आप हमेशा हमेशा जो है वो क्या करोगे कि एरे का नंबर जहाँ जहाँ कहीं पे भी आएगा फॉर लूप के अंदर,
या आप कह लो इफ स्टेटमेंट के अंदर या इवन केस ऑफ अदरवाइज के अंदर एरे के नाम के साथ जो आपने इस जगह के ऊपर लिखा होगा फॉर काउंट या फॉर इंडेक्स, वो जरूर आपने रेफर करना है। क्यों? क्योंकि वेरिएबल तो एक एक दफा होता था तो उसके लिए आप खाली वो लिख देते थे वेरिएबल का नाम, लेकिन एरे में तो मल्टीपल एलिमेंट्स होते हैं तो उसके लिए मल्टीपल जो है वो बारी उसने चलना होता है। ये बात क्लियर हो गई आपको आशिफ? जी सर। अच्छा, अब मैं आपको कोई ऐसा बेसिक सा सवाल देता हूँ एरे को इन्वॉल्व करता हुआ, जिसमें यानी वही सारी चीजें हो रही होंगी, डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन, कंडीशनल स्टेटमेंट में से कोई ना कोई लग रहा होगा, और साथ के साथ जो है वो लूप भी कोई ना कोई लग रहा होगा। बस आपने सारी कमांड्स को एरे के स्टाइल में लिखना होगा। मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं आपको क्वेश्चन भेजता हूँ। चलिए, मैं ग्रुप पे बेटा भेज रहा हूँ क्वेश्चंस, आप करना शुरू करो। बस 2 क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ, इसको आपने बस एरे के स्टाइल में करना है। बाकी सारी चीजें तो सेम रहेंगी। जो एक वाइड चेंज बताई वो आप एरे के स्टाइल में करो। सही है? ठीक है।
सर फॉर काउंटर लिख के तो उसके बाद अरे का नाम भी लिखना पड़ता है। नहीं, फॉर काउंट पहली बात तो काउंट लिखा करो कि आप काउंटर नहीं लिखा करो। फॉर काउंट इज इक्वल्स टू वो तो वैसे ही रहेगा जैसे पहले होता था, 1 to 10 जी। है, 1 to 50 है, जो भी है। ठीक है, इनपुट के बाद आप एरे का नाम लिखोगे और फिर साथ में स्क्वायर ब्रैकेट में। मैं बल्कि वो आपको फॉर्मेट खोल देता हूँ जो मैंने किया था, ताकि आप साथ साथ रेफरेंस के तौर पे देखते रहो ऐसे। ठीक है, ठीक है सर। मैं बस माइक बंद कर दूं। और काउंट 1 2।
एक हो गया बेटा, दूसरा कर रहे हो अभी पहला ही कर रहे हो? सर दोनों करके भेजें। भेज दिया अभी? अच्छा मुझे बता दिया करो, मुझे पता नहीं चलता। देखो आपके पास से टिक आ गया, मेरे पास तो नहीं पहुंचा। डबल डबल टिक आ गया, हाँ भाई सही है। अच्छा जी, इसमें आप कह रहे हो, एक मिनट में निकाल लूँ जरा। अच्छा इसमें आपने लिखा, इसमें आपने लिखा डिक्लेयर, अच्छा स्टूडेंट नंबर। इसमें वो क्या चाह रहा था कि मार्क्स इनपुट लेने हैं। अच्छा देखो, वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो, 1D एरे हो, हमेशा नाम ना रिलेटेबल रखो, इससे पता चले कि हाँ ये क्या चीज़ है। अच्छा स्टूडेंट नंबर की जगह, नंबर तो वो काउंटिंग वाला नंबर भी लगता है, आप सीधा साधा मार्क्स नाम दे देते वो भी सही था, खैर है। चलो वो तो ठीक है, आपने लिख लिया स्टूडेंट नंबर लिखा। उसके बाद एरे का आपने वो नहीं लगाया, एरे को जो लिखते हैं कैपिटल में ARRAY वो लिख के फिर आप ब्रैकेट में साथ लिखोगे 1:10 एज इंटीजर, बाकी सही है आपका। ठीक है, उसके बाद आपने डिक्लेयर किया, काउंट को भी डिक्लेयर कर दिया करो तो अच्छा है कि डिक्लेयर काउंट एज इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद काउंट को आप इनिशियलाइज कर दो तो ठीक है, ना भी करो तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि काउंट जो है फॉर लूप में वो ऑटो इनिशियलाइज होता है। ठीक हो गया, उसके बाद आपने लिखा इन फॉर काउंट इज इक्वल टू 1 to 10 के बाद इनपुट स्टूडेंट नंबर, काउंट बिल्कुल ठीक है। अच्छा इफ काउंट नहीं, इफ काउंट को आप कंपेयर नहीं करवाओगे, उसके नंबर को कंपेयर करवाओगे। यानी अगर मैं आपको साथ के साथ लिख के दिखा दूं, काउंट को आप कंपेयर नहीं कराओगे, काउंट तो एक दफा में 1 होगा, फिर 2 होगा, जब लूप चलता रहेगा। देखो आपने स्टूडेंट से 10 बच्चों के नंबर पूछे, तो वो नंबर आप कंपेयर करवाओगे ना, तो इसको जी। ऐसे होना चाहिए था। मैं जल्दी जल्दी आपको लिख के दिखा देता हूँ कि आपने पहले किया डिक्लेयर, डिक्लेयर के बाद आपने लिखा मार्क्स, नाम रख दिया आपने फॉर एग्जांपल। ठीक है, उसके बाद ये वाली चीज़ आपकी मिसिंग थी, आपने एरे का कीवर्ड नहीं लिखा, और उसके बाद 1 to 10 तो आपने लिखा था, और एज इंटीजर भी आपने लिखा था। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जो है ये वाली लाइन आपकी मिसिंग थी कि डिक्लेयर काउंट को आपने नहीं लिया था, तो काउंट को भी आप कर दिया करो, काउंट एज इंटीजर, एज की जगह कोलन भी लगा सकते हैं, मैंने जल्दी में कोलन लगा दिए। ठीक है, एज इंटीजर हमने काउंट को भी डिक्लेयर कर दिया। अच्छा अब फॉर लूप शुरू होगा, फॉर ये लाइन भी आपकी सही थी, मैंने फॉर एग्जांपल आपने काउंट लिखा है जो भी, फॉर काउंट इज इक्वल्स टू 1 to 10। ठीक है, ये लाइन भी आपकी सही थी। अच्छा उसके बाद आपने इनपुट भी सही लिया था कि इनपुट, मेरा नाम मार्क्स है, आपका नाम स्टूडेंट नंबर था, वो भी बात ठीक है, और ब्रैकेट में जो है वो काउंट आ गया, सही हो गया। उसके बाद ये वाली लाइन में आपकी मेजर मिस्टेक थी, आप लिख रहे थे कि इफ काउंट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 50। नहीं, हम काउंट को नहीं कंपेयर करवाएंगे, हम एरे के एलिमेंट्स को कंपेयर करवाएंगे। एरे का मैं नाम लिखूंगा मार्क्स, आपके केस में आपने लिखना था स्टूडेंट नंबर या जो भी नाम था, लेकिन अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट में वो नहीं लिखेंगे काउंट, तो वो क्या, कैसे पता चलेगा उसको कि बारी बारी एक एक को करना है। तो ब्रैकेट में मैंने लिखा स्क्वायर ब्रैकेट में काउंट, उसके बाद बाकी जैसे बनती है इफ की स्टेटमेंट, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 50 आएगा। ठीक है, अगर ऐसा हो जाए तो क्या कर देना, ऐसा हो जाए तो क्या कर देना, आपने क्या लिखा है, आउटपुट कर देना काउंट, नहीं साथ के साथ आउटपुट नहीं करवाओ, काउंट में आप एक इंक्रीज करवा दो। ठीक है ना, क्योंकि सवाल क्या था कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्कोर्ड मोर देन 50 और मोर। ठीक है, या तो आप इसका एक वेरिएबल का नाम दे देते इसको एक, वो भी फिर आप डिक्लेयर करते हुए बेहतर रहता। आप कर दो इसका नाम रख दो देन 50 अबव वाले चाह रहे हैं ना, जी। नाम रख देते स्टूडेंट अबव 50, इस वेरिएबल का नाम होता है जो इसका टोटल रख रहा है, वो होता स्टूडेंट अबव 50 +1। यानी हर दफा जब किसी बच्चे के नंबर 50 या 50 से ज्यादा होते, तो जो वेरिएबल हमने रखा स्टूडेंट अबव 50 वालों के लिए, उसमें जाकर एक ऐड हो जाए। ठीक है, अच्छा उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद आपने, मैं आपका वाला देखूं तो देन आउटपुट करवा रहे हो आप, फिर एंड इफ, नहीं मैं पहले यहाँ पे करवा देता हूँ एंड इफ। अब ये कंडीशन हमने लगा दी, इनपुट ले लिया, इनपुट जो लिया उसकी बेसिस पे हमने कंडीशन लगा दी, और फिर उसके बाद आपने लिखा नेक्स्ट काउंट लिख लेना था यहाँ पे, ये भी सही है। और उसके बाद आखिर में हम करवा देंगे आउटपुट,
आउटपुट में क्या लिखेंगे हम, उस वेरिएबल का नाम जिसके अंदर हमने टोटली काउंटिंग करवाई है कि 50 अबव वाले कितने, दैट्स इट, ये यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। तो मेजर जो प्रॉब्लम है, जो चीज़ आपने समझनी है, जिसमें आपका मेजर जो मसला था वो ये वाली लाइन है। इसमें आप ये देखो कि ये क्यों ज़रूरी है कि इस वाले को हम कंपेयर करवाएं। जैसे ये एक एरे है, इसके अंदर पहले बच्चे ने 56 बोले, दूसरे ने 73 बोले, एक ने 45 बोले। जब हमारी ये कंडीशन चल रही होगी तो इफ मार्क्स, मार्क्स कौन सा है, मार्क्स क्या है, इस एरे का नाम है। इफ मार्क्स काउंट, अभी काउंट में पहली वैल्यू क्या है, 1, ये इस 1 वाले को कंपेयर करेगा, ये इनके इंडेक्स नंबर लिखे हुए इस 1 वाली को कंपेयर करेगा विच इज 56। वो कंपेयर कर रहा होगा क्या 56 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 50 है, देन स्टूडेंट अबव 1 में +1 कर दो। ठीक है, उसके बाद जो है जब नेक्स्ट काउंट हो गया, दोबारा आया, इफ मार्क्स काउंट, अब काउंट क्योंकि दूसरी दफा चल रहा है, अब काउंट की वैल्यू 2 बन चुकी है तो वो 73 को कंपेयर करवाएगा, 73 ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 है कि नहीं। ये बात समझ आ रही है? जी सर। बस ये आपने इसमें करना था। तो अब आप ये करना कि दूसरे वाले में भी आपकी यही सेम मिस्टेक है कि नहीं, दूसरे वाले में आपने सही लिखा है। दूसरे में आपने लिखा इफ एज काउंट लेस देन 18 देन आउटपुट काउंट। दूसरे वाले में क्या टारगेट था आपका, दूसरे वाले में ये था कि एजेस पूछो और आउटपुट कर दो उन लोगों की तादाद जो 18 अबव हैं। ठीक है, तो इसमें आप कर सकते थे अबव 18 नाम का एक वेरिएबल रख लेते और उसमें आप लिख देते जब जब एज जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18 है, या सिर्फ अबव 18 का है तो ग्रेटर देन 18 है, तो अबव 18 इज इक्वल्स टू अबव 18 प्लस 1, और एंड इफ करवा के नेक्स्ट काउंट, और फिर आखिर में आप आउटपुट कर देते अबव 18 नाम का वेरिएबल। बात समझ आ गई? जी सर। ठीक है, तो आज फिर हम यहीं तक रखते हैं। अब मैं आपको इस वीक के लिए थोड़े बहुत होमवर्क आज रात तक या कल किसी टाइम भेजूंगा, जिसमें मैं आपको ट्रेस टेबल के कुछ क्वेश्चंस दे दूंगा सूडो कोड से भी, और कुछ क्वेश्चन फ्लो चार्ट से भी, और कुछ क्वेश्चन मैं आपको दूंगा मिक्स तरह के इसके 1D एरे से रिलेटेड। ठीक है, ठीक है। तो ये आप करके रख लेना, और बीच में कोई प्रॉब्लम हुआ करे, कोई क्लास का काम ऐसा हो, सीएस का कोई मसला हो रहा है, कोई होमवर्क है, असाइनमेंट है, तो आप ड्यूरिंग द वीक भी ना मुझे मैसेज करके पूछ लिया करो। ठीक है सर। सही है, चलें, ओके बेटा, ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।